खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इस बात को सही साबित करते हुए हमारे बीच में आज मौजूद हैं आदित्य, जिन्होंने सिविल सर्विसेज 2021 की परीक्षा में 23 वर्ष की उम्र में सफलता प्राप्त की है। तो आइए मिलते हैं आदित्य से। आदित्य, प्रज्ञान आरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। 23 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करके आईएएस बनने पर बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आदित्य, आईएएस में सिलेक्शन होने पर आपने सबसे पहले किस किस को सूचना दी थी? मैम, जब आईएएस का रिजल्ट आने वाला था तो मतलब 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, तो मैं काफ़ी एंग्शियस फील कर रहा था। एंड मेरी मम्मी इस चीज़ को महसूस कर पा रही थी एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है इसलिए वो भी एंग्शियस थी काफ़ी। बट जब भी रिजल्ट आया तो वो मेरे बगल में ही थी एंड सबसे पहले मैंने उन्हीं को सूचना दी थी। इसके बाद मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैंने प्रज्ञान आरएएस के फाउंडर बीएल मीना सर से बात कर रखी थी पहले ही, एंड उनसे मैंने बात करी, उनको मैंने ये सूचना दी तो वो काफ़ी खुश हो गए थे ये सुनकर। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को कॉल किया एंड अपने काफ़ी दोस्त हैं जो करीबी दोस्त हैं उनको कॉल करके बताया कि कैसा रहा है रिजल्ट, और सब लोग काफ़ी खुश हो गए थे ये सुन के। आईएएस के लिए आपने कब सोचा और इसकी तैयारी कब से स्टार्ट करी? मैम, आईएएस के लिए सबसे पहले तो मेरी फैमिलियल एस्पिरेशंस ही थी। मतलब मेरे दादाजी, मेरे पिताश्री एंड मम्मी का सबका ये चाहना था कि मैं आईएएस में जाऊं, एंड क्योंकि ये पारिवारिक सपना था कि कोई ना कोई इस सिविल सेवा में रहे, मतलब हमारे परिवार की तरफ से। तो बचपन से ये थॉट तो था ही कि सिविल सेवा में प्रवेश करना है हमें। जब लेकिन मैं थोड़ा मैच्योर हो गया, जब कॉलेज स्टार्ट हुआ एंड कॉलेज के पहले और दूसरे साल के बीच में मैंने ये फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझे इसी सिविल सेवा की तरफ अपना रुझान रखना है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई इसमें शुरू करी एंड काफ़ी मेहनत और उसके बाद ये आज हासिल हुआ है। तो ये बेसिकली था। आपने आईएएस के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी? एक बहुत ही मस्त मौला बंदे की या एज अ सीरियस स्टूडेंट? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि हम ना बहुत ज़्यादा मस्त मौला रह सकते हैं इस एग्ज़ाम में और ना ही बहुत ज़्यादा सीरियस रह सकते हैं। हमें इनका मिश्रण ढूंढना पड़ेगा, एक फाइन बैलेंस ढूंढना पड़ेगा बीच में। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा सीरियस रह के अगर किसी चीज़ को प्रिपेयर करेंगे तो हम लाइफ के जो इम्पॉर्टेंट और फन एलिमेंट्स हैं वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, और उसके बिना ये जो प्रिपरेशन है, क्योंकि ये कम से कम 3 साल की प्रिपरेशन, 2 साल की प्रिपरेशन है, तो ये लंबा टाइम है। और इसमें अगर आप बिल्कुल भी फन और मस्ती नहीं करेंगे या एंजॉय नहीं करेंगे इस प्रिपरेशन को, तो ये प्रिपरेशन एक हेल की तरह बन जाएगी। अगर हमें इसमें सक्सीड करना है तो डेफिनेटली छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में, तो आपको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रिलैक्सेशन बैडमिंटन के फॉर्म में हो सकता है, कहीं पे अच्छा डिनर करने के फॉर्म में हो सकता है, कुछ बढ़िया गाने सुनने के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन रिलैक्सेशन ज़रूरी है। एंड बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं होती है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को समझने लगेंगे, एंड जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे तब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। एंड इसी में एक वो जो मतलब इस प्रिपरेशन को एंजॉय करने का फेज आ जाता है उसके बाद, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए मेंटरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी आवश्यकता है उसकी? यस मैम, ये जो जर्नी है, जैसे कि हमने अभी बात करी, ये 2 से 3 साल की जर्नी है, मतलब मिनिमम 2 से 3 साल की जर्नी है। तो इसमें क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है और तमाम तरह की नॉलेज हमें इसमें गेन करनी होती है, तो भटकने का जो स्कोप है, इस नॉलेज के पहाड़ में जो भटकना है, वो बहुत 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 ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। मतलब आप आसानी से भटक सकते हो इस पूरी जर्नी में। तो इसी के लिए मेंटरशिप और गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गाइडेंस और मेंटरशिप के मतलब जो स्टूडेंट है वो अकेला भी फील करता है एंड उसको समझ नहीं आता कई बार कि कैसे हमें आगे प्रिपेयर करना है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मुझे अपना नेक्स्ट स्टेप कई बार नहीं पता था कि अब मुझे किस एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। तो उसके लिए आपके पास डेफिनेटली कुछ अच्छे मेंटर्स होने चाहिए। वो मेंटर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके कोई बचपन के स्कूल टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका बहुत अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो आपके साथ ही पढ़ रहा है, और यूपीएससी से लिंक्ड हो और ना लिंक्ड हो ज़रूरी नहीं है। जैसे ये हमारी जो मेंटरशिप की बात है, ऐसी कई स्टेजेस रही हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में जब मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी।
तो अंकल ने मेरे को काफ़ी बार मतलब मुझे असिस्ट किया है। जैसे मुझे याद है कि प्रीलिम्स के टाइम पे अंकल ने काफ़ी जोर दिया था कि तुम, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईआईटी से था तो मैं थोड़ा, और हम लोग जो भी साथ में प्रिपेयर करते थे, सीसैट को थोड़ा हम लोग लाइटली लेते थे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीसैट का पेपर डिफिकल्टी बढ़ रही है। सीसैट में सीरियसली उसको अटेंड करना, सीरियसली उसको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फॉर एन एग्जाम्पल अंकल ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि तुम सीसैट को हल्के में मत लेना। तो ये जो छोटी छोटी गाइडेंस होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। सीसैट को अच्छे से मतलब उसको टाइम देना, उसके टेस्ट लगाना ज़रूरी था। उसके बाद मेंस में भी इनफैक्ट जो हमारा जो एथिक्स का पेपर होता है, तो हम लोग पहले मैं पहले एथिक्स को थोड़ा कम ध्यान देता था, लेकिन अंकल ने मुझे बताया कि एथिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरा जीएस पेपर 4 है जिसके भी 250 मार्क्स है। वो बहुत ज़रूरी है उसको हाथ में लेना। ये नॉर्मल हिस्ट्री की तरह नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ के अगर हम छोड़ दें तो मतलब काम चल जाएगा। उसके लिए एक अलग से उसकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एथिक्स के लिए, तब उससे काम निकलेगा। तो ये जो छोटी छोटी गाइडेंस होती है, मेंटरशिप होती है, ये आज भले ही थोड़ी कम दिखे बट उस टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण थी, और इसके बिना मतलब गाइडेड महसूस नहीं होता है। तो इसीलिए मैं फिर से वही कहूंगा कि अनिवार्य है मेंटरशिप और गाइडेंस। आदित्य, क्या आपको तैयारी के समय यह विश्वास था कि आपका आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि विश्वास और बिलीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। कई बार ऐसा लगता है कि मेरा कैसे होगा, मैंने तो कम पढ़ा हुआ है, लेकिन एक लार्जर स्ट्रैटेजी में आपको ये तो होना चाहिए कि भले ही कुछ भी हो, बनना तो मुझे है, हर हाल में मुझे बनना है। तो ये जब आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर ये शक्ति आ जाएगी कि जो भी आपके सामने कोई हर्डल आया है उसको आप क्लियर कर सको। जैसे मुझे अभी भी याद है मेंस के दौरान पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती थी, एंड हर दिन ऐसा लगता था कि ये कितना बड़ा पहाड़ है, इसको मैं कैसे हासिल करूंगा, इसके लक्ष्य तक मैं कैसे पहुंचूंगा। लेकिन ये जो आपका बिलीफ होता है ना, ये आपको पुश करता रहता है उस पहाड़ को चढ़ने के लिए। ये जब आप बिलीफ रखेंगे कि अल्टीमेटली मुझे बनना तो है ही, तब आप हासिल कर पाएंगे वो लक्ष्य। और इस बिलीफ को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे फैक्टर्स का पीछे हाथ रहता है। जैसे मेरे पिताजी, मेरी माताजी और बीएल सर, इन सबका मतलब, और मेरे जितने भी दोस्त हैं, बहुत ज्यादा इनका रहा है, इनका जो मेरे ऊपर बिलीफ रहा है, विश्वास रहा है। इन्होंने इनके विश्वास ने मेरा आत्मविश्वास को और ज्यादा स्ट्रेंथ दिया है। और वो जब आत्मविश्वास अपना खुद पे रहता है तब आपको यकीन होता है कि आप हर हर्डल पार कर लेंगे और अल्टीमेटली लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो बिलीफ आपका बेस्ट फ्रेंड है, मैं ये कहूंगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी के परिणाम को लेकर हमेशा विद्यार्थी तनाव महसूस करता है, क्या आपके साथ भी वैसा ही हुआ है? जी बिल्कुल। तनाव मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा नेचुरल है इस एग्जाम में। 3 स्टेजेस हैं इतनी बड़ी बड़ी, और इतने ज्यादा लोग बैठते हैं इस एग्जाम में, और परसेंटेज अगर देखते ही तो तनाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन असल बात यह है कि तनाव तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है आना। बात जो लाई करती है वो होती है तनाव को हैंडल करने में। कितने दिन आप तनाव को लेके परेशान रहते हैं, कितनी देर, क्योंकि आपको पता है कि 10 दिन बाद एग्जाम आने वाला है और मुझे अच्छा करना है, आपने इसका तनाव ले लिया। लेकिन अगर आप उस तनाव में जूझते रहेंगे तो तनाव और बढ़ता रहेगा। इससे अच्छा है आप उस टाइम को अच्छे से यूज करिए और पढ़ाई करिए, ताकि वो जो तनाव है अल्टीमेटली कम हो जाए। जब आप पढ़ेंगे ज्यादा तब आपको लगेगा कि ठीक है मुझे आता है, और आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे तनाव नेचुरली कम होने लगेगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आता है कि क्योंकि तनाव अभी तो ये एग्जाम का तनाव है, आगे चल के रियल लाइफ सिचुएशंस आएंगी जब आपको कितनी सारी चीजें हैंडल करनी होंगी, बहुत ज्यादा चीजें, मतलब एक आईएएस को, एक आईपीएस को लाइफ में बहुत सारी चीजें हैंडल करनी होंगी, और ये तनाव निश्चित तौर से उस तनाव से तो कम ही है। तो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको एक ऑफिसर बना रहा है अभी से ही, एग्जाम के टाइम से ही। तो इस तनाव की आदत हमें डालनी चाहिए, तनाव को हैंडल करना आना चाहिए सर्टेनली, तभी आप एक अच्छे ऑफिसर की तरफ से साबित होंगे। एंड तनाव को हैंडल करने के लिए आप अपने जो बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड वंस हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, माता पिता से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं। ये तनाव आपका डिसिपेट करते हैं। इसीलिए टेंशन जरूरी भी है, लेकिन टेंशन को हावी होने नहीं देना है। जैसे आदित्य आपने भी बताया कि इस सक्सेस जर्नी में तनाव तो महसूस होता है, तो तनाव को दूर करने के लिए आप किस किस से मोटिवेट होते थे इस ड्यूरेशन में? जी बिल्कुल।
तो अगर मैं आपके सवाल को ठीक से आंसर करूं तो इसको मैं 2 पार्ट्स में बांटना चाहूँगा। सबसे पहले तो कुछ लोगों से बात करने से तनाव क्लियर होता था, और दूसरी चीज़ कुछ एक्टिविटीज़ को करने से तनाव दूर होता था। तो लोगों पे फोकस करते हुए सबसे पहले तो पेरेंट्स से बात करना, क्योंकि वो लोग हमारे अंदर का जो विश्वास है वो और बढ़ाते हैं। कुछ मेरे जो क्लोज्ड वंस जो दोस्त थे वो बहुत मतलब जो मेरे साथ प्रिपेयर करे हैं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं, उनको जो जानते हैं वो मुझे बताते थे कि तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, तुम क्यों डर रहे हो इस मामले में। जैसे मॉक इंटरव्यू के टाइम पे बीएल सर ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा था। मुझे भी तनाव होता था कि मैं कैसे, आखिरकार 5 लोग मेरे सामने बैठे होंगे और मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सामने से, मैं कैसे इसका जवाब दूंगा। तब बीएल सर ने बताया कि तुम्हारे अंदर ही तो है वो पूरा आंसर, तुम इतना डर क्यों रहे हो उस चीज को लेकर। जब तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे अंदर से नेचुरली आ जाएगा। तुम्हें अगर ताजमहल पता है कि किसी शाहजहां ने बनवाया है, तो चाहे जो तुमसे पूछे तुम्हें इससे तनाव लेने की बात क्या है। तो ये चीजें मतलब बहुत काम आती हैं। ये जो इसी मैम ने भी पूछा था कि मेंटरशिप और गाइडेंस का क्या रोल रहता है, तो ये मेंटरशिप और गाइडेंस का भी रोल होता है तनाव दूर करने में। दूसरा भाग्य जो था मेरा कुछ एक्टिविटीज करने से। जैसे मेरी हॉबी थी बैडमिंटन खेलना और म्यूजिक सुनना, तो इन सब चीजों से तनाव काफी दूर होता है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब एग्जाम आने वाला है, मैं कैसे करूंगा वगैरह, कुछ टाइम का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक अगर आप जाके कुछ स्पोर्ट्स खेलाएं या जाके कुछ किसी लोग से वार्तालाप भी कराएं, तो आपको थोड़ा तनाव मुक्त महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग पढ़ाई से हटता है और थोड़ा और चीजों पे भी जाता है, तो वो आपका दिमाग खोलता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है तनाव मुक्त करने के लिए। आदित्य, आप हमें ये बताएं कि एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को अकेले में रहकर तैयारी करनी चाहिए या ग्रुप में तैयारी करनी चाहिए, और किस तैयारी का ज्यादा फायदा मिलता है? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि अकेले करना चाहिए या बहुत ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। ये शुरुआत में मेरे में भी काफ़ी मुझे कन्फ्यूजन होता था कि मैं साथ में पढूं या ग्रुप स्टडी करूं। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। बस हमें बैलेंस बनाना है। जैसे अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको बस अपना पता रहेगा, आप कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपका जो कॉम्पिटिशन है या आपके जो दोस्त हैं उनका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता लगता है अरे मेरे दोस्त को या मेरे कॉम्पिटिटर को इतना ज़्यादा आता है, तो मैं भी अपनी नॉलेज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाऊं। तो ये जो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन होता है ये भी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपना आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे जो ठीक लगता था वो ये लगता था कि पहले मैं अपना पढ़ लूँ, मैं अपना मतलब दिन का जो शुरुआत करता था 6-7 घंटे अपनी पढ़ाई अकेले कर ली, फिर शाम को जब ब्रेक होता था, चाय का ब्रेक या किसी भी चीज़ का ब्रेक, तो हम लोग दोस्त मिलते थे, अपना डिस्कस करते थे कि आज तुमने क्या पढ़ा, या तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो जो तुमने आज पढ़ा हो। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपका ये ग्रुप स्टडी भी आ जाता है एक तरीके से, क्योंकि आप डिस्कशन कर रहे हैं, और आपका इंडिविजुअल स्टडी भी हो जाता है क्योंकि आप दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं। जब आपका ये मिश्रण फाइन बैलेंस पे आ जाएगा तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छे से नर्चर होगी मतलब। एंड ग्रुप स्टडी में एक ये फायदा रहता है कि आपको पता लग जाता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस लेवल पे है, तो आप उस तरह से अपने आप को भी पुश करते हैं। वो पुश बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भी बहुत जरूरी है। तो इसी चीज का फाइन बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। सफलता के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन सबके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। आपका वो ब्रह्मास्त्र कौन सा था जिसने आपको सफलता दिलाई? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है कि सफलता किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होती है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हार्डवर्क, इंटेलिजेंस और आपका पैशन। तो लेकिन जो मेरा जो ब्रह्मास्त्र, अगर मैं सही मायने में कहूँगा, तो वो सब इमर्ज होता है जुनून से कि ये मुझे करना था, हर हालत में ये एग्जाम क्लियर करना था। अब इसके लिए जो भी सामने आए मुझे उसको अचीव करना है। वॉट एवर इट टेक्स वाली स्ट्रैटेजी जो रहती है कि सामने अगर पहाड़ भी आ जाए तो मुझे उससे निकल के जाना है और ये एग्जाम अचीव करना है। इसके लिए एक और जो मेरा रियल एलिमेंट रहा है वो था नॉलेज की भूख, कि मुझे अगर किसी के बारे में अगर जानना है, ये जैसे अगर मैं किसी से वार्तालाप कर रहा हूँ, किसी डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई डिस्कशन का पार्ट हूँ, तो अगर फाइनेंस कमीशन की बात अगर शुरू हो गई तो मुझे फाइनेंस कमीशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये जो मतलब नॉलेज की भूख रहती थी, ये हमेशा मुझे
आगे पुश करती आई है। और ये मतलब इनफैक्ट ये इतनी स्ट्रांग थी कि इनफैक्ट रिजल्ट निकलने के बाद भी मुझे अभी तक है ये कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता करना है तो मुझे उसके बारे में पता करना है, भले ही वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, किसी एग्जाम से रिलेटेड हो कि नहीं, बट नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है। वो नॉलेज कहीं ना कहीं किसी के ना किसी टाइम में आपके सामने आती है और आपको भली काम देती है, ज़रूरी काम देती है। जैसे एक एग्जाम्पल बोलूँ तो प्रीलिम्स का जो 2021 का पेपर था उसमें एक सवाल आया था कि मॉस्किटो रिपेलेंट का कौन सा, मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो उसमें लेमन ग्रास आंसर था। तो मैंने ऐसे ही कभी ऐसे नॉलेज की बुक में ये पढ़ा हुआ था और वो सवाल सही हो गया। और आपको तो पता ही है एक एक सवाल कितना महत्वपूर्ण होता है इस एग्जाम में। वो सही होना ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स पे बिल्ड होना था। तो ये ब्रह्मास्त्र डेफिनेटली रहा है, ये जो नॉलेज की भूख थी और जो जुनून था कि ये करना है चाहे जो हो जाए, ये रहना चाहिए मुझे लगता है। अक्सर स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न रहता है कि ऑप्शनल और जीएस सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ किस प्रकार से की जाए। ये काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है कि ऑप्शनल और जीएस को साथ में बैलेंस कैसे करना है, स्पेशली मेंस के टाइम पे जब आपका प्री निकल गया होता है और मेंस का बहुत बड़ा सिलेबस आपको दिखता है। ऑप्शनल का भी बहुत बड़ा सिलेबस होता है और जीएस का भी बहुत बड़ा सिलेबस होता है और टाइम होता है कम, तो बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो जो मुझे ठीक लगा था, सबसे पहले तो आप प्री के पहले, प्रीलिम्स होने के पहले आप अपना ऑप्शनल का सिलेबस 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, जीएस का सिलेबस 2 बार रिवाइज कर लीजिए। फिर जब आपका मेंस का जो टाइम आता है उसमें आप अपना 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। या तो आप एक दिन में घंटे डिवाइड कर दीजिए, 50% टाइम अपना ऑप्शनल को दीजिए और 50% टाइम जीएस को दीजिए, या तो आप एक दिन करके डिवाइड कर दीजिए, एक दिन ऑप्शनल को और दूसरा दिन जीएस को, फिर एक दिन ऑप्शनल और दूसरा दिन फिर जीएस। तो मेरे ख्याल से 50% ऑलमोस्ट टाइम जाना चाहिए ऑप्शनल की तरफ से और 50% टाइम जीएस की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि मेरा ऑप्शनल थोड़ा टेक्निकल ऑप्शनल था, मैथमेटिक्स था, तो मैं थोड़ा 55% टाइम अपना लगभग 50 से 60% के बीच में मैथमेटिक्स को देता था और 40 से 45% अपना जीएस को देता था। जिनका सामान्य ऑप्शनल है, सामान्य जीएस वाले ऑप्शनल है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, वो 45 से 50% टाइम अपना ऑप्शनल को दे सकते हैं और 50 से 55% टाइम अपना जीएस को दे सकते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शनल नेग्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एथिक्स, ऑप्शनल और एसे, ये 3 बहुत बड़े पिलर होते हैं मेन एग्जामिनेशन के। और अगर आपका ऑप्शनल बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आपका हाईवे खुल जाता है सीधे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपका मेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगर आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से रेडी हो। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि 40% से ज्यादा टाइम अपना ऑप्शनल को देना अनिवार्य है, क्योंकि आपका ये खिड़की खोल रहा है एक तरीके से मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो बहुत ही जरूरी है ऑप्शनल को एडिक्वेट टाइम देना और उसके एडिक्वेट टेस्ट लगाना। आई फील दैट कि ये इंटरेक्शन बीएल सर के बिना अधूरा है, तो क्यों ना सर को भी हमारे बीच बुलाया जाए। तो मैं वेलकम करती हूँ बीएल सर का। मजा आ गया, बधाई हो। सर, आदित्य को आप काफ़ी समय से जानते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आदित्य में ऐसा क्या है जो आदित्य को दूसरों से अलग करता है। जुलाई 2016 की बात है। दिल्ली आईआईटी कैंपस में विंध्याचल हॉस्टल में आदि और मैं मिले थे। मैंने उसी समय इनकी आंखों में एक गहराई देखी जो एक सिविल सर्विस के विद्यार्थी में होती है। और पहली वार्तालाप में, जब हम मेस में पहली बार आमने सामने खाना खा रहे थे, तो मैंने आदि से कहा कि आईएएस बनोगे? डेफिनेटली। ये क्या है, हर बात में डेफिनेटली बोलते हैं, डेफिनेटली। इसीलिए मैंने फिजिक्स लिया है और दिल्ली कैंपस चूज किया है, क्योंकि आदित्य का आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक थी। चाहते तो सिविल ले सकते थे, इलेक्ट्रिकल ले सकते थे, कंप्यूटर ले सकते थे, बहुत बड़े कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते थे। लेकिन इनका जो फोकस था, गोल था, वो क्या था? दिल्ली आईआईटी कैंपस में रह करके और आईएएस की तैयारी करना।
आज इसका सबूत है कि 2017 में पूरी रात कैंपस में एक बार हम दोनों घूम रहे थे और मैंने आदि से कहा, जब हम बहुत अच्छे परिचित हो गए एक दूसरे के, तो मैं आदि कहने लगा क्योंकि इसके सभी दोस्त इसे आदि कहते थे। तो मैंने कहा, आदि फर्स्ट रैंक कैसे आए, क्योंकि उस समय टीना डाबी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो आदि ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, रैंक ही आएगी और आईएएस टॉप करेंगे। इसके बाद हम हर 15 दिन में या महीने में हमारी तैयारी में जुट गए और 26 मई 2022 को जब लास्ट इंटरव्यू हुआ तो हम इंतजार करने लगे रिजल्ट की। बस नंबर जोड़ते हैं मेंस के, इंटरव्यू के। डर तो मुझे भी रहता था, लेकिन आदि के भीतर जो 2016-17 में मैंने देखा था, ये 27 मई की बात है, इन्होंने कहा कि अंकल डेफिनेटली प्रॉपर में होगा। ये आदि के भीतर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। मतलब जहां कॉन्फिडेंस होता है वो निश्चित रूप से बाहर निकलता है। इसी का सबूत है कि 30 जून को जब मुझे भी पता है कि रिजल्ट आने वाला है, 11:30 बजे शुरुआत हो गई थी यूपीएससी में। लगभग 1 घंटे बाद जब फोन आया तो मैंने सोचा कि हाँ, काम हो गया। लेकिन आदि का जैसे ही फोन आया, अंकल नमस्ते, कुछ सुनना चाहते हो? कि सुना जल्दी कर, कि वो काम नहीं हुआ जो आप चाहते थे कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। मैंने इससे कोई मतलब नहीं, ये बोल प्रॉपर आईएएस कि हाँ वो काम हो गया कि मैं प्रॉपर आईएएस बन गया। तो मुझे वो 16, 17, 18, 19 जो दौर हमने दिल्ली में जिया था, कैसे कैंपस के बाहर जब कोरोना काल में इनका डिग्री कोर्स हुआ था, हम लोग राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में कमरे ढूंढ रहे थे, किस तरह से एक चिंता होती थी, कैसे टेबल खरीदने जाते, कुर्सी खरीदने जाते। धीरे धीरे मेरी आंखों में एक खुशी के आंसू आए 30 जून को, और मुझे लगा कि हम ही सोचते हैं, हम ही बनते हैं। सर, आपको आईएएस आरएएस किंग मेकर कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, आप बताएं सर हमें प्लीज। यह एक संयोग है। 1992 के बैच में मेरे जीजाजी आरएस टॉपर थे। उसके बाद एक ऐसा संयोग बनता रहा, 94 के बैच में मेरे दोस्त हरसाई जी का हुआ था। 95 के बैच में मेरे गुरुजी कुंजीलाल जी कलेक्टर बने थे, आईएएस बने थे। इसके बाद में मेरी कजन बीएस मीना आईपीएस बने थे। 97 में महेश जी का आईपीएस में हुआ था। 98 में कैलाश जी, मतलब मैं जिनके साथ रहा, लगातार हर साल कोई न कोई एक ऐसा संयोग बनता ही गया कि मैं जिनके साथ रहता था या मैं उनकी कोई मदद करता था, चाहे किसी के कपड़े धोने की मदद हो, खाने बनाने की मदद हो, नोट्स बनाने की मदद हो। लेकिन हमेशा जब भी कोई रिजल्ट आया तो मैं जहां रहता था, मैं जिनका पार्टनर था या मेरे जो कोई पार्टनर थे, उनका हमेशा आईएएस आरएस में सिलेक्शन हुआ। तो सामान्य रूप से हमारे गुरुजी हैं रामअवतार जी मीना साहब, वो आईएएस अफसर हैं, उन्होंने वैसे मुंह से निकाल दिया यार इसके साथ में रहो, ये आईएएस किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो वो बात ही बात में जब एक मौखिक बाहर निकल जाता है तो प्रचार हो जाता है। इसलिए मैं आज तक, अब ये सबूत है कि आदित्य आज आईएएस अभी 2021 में बना है, तो एक संयोग है कि मुझे आईएएस आरएस किंग मेकर के नाम से बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं। बीएल सर, क्या आपको पूरा विश्वास था कि आदित्य का आईएएस में सिलेक्शन होगा? आदित्य का मुझे 2017 में क्लियर हो गया था कि आदित्य आईएएस बनेगा, क्योंकि आदित्य के जितने भी 6 दोस्त हैं, ये 2 का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है, दूसरे तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली क्या था कि आदित्य के किसी भी बात को लेकर जब हम कोई संवाद करते थे तो इनको उसकी जानने की भूख बहुत होती थी, और हम लोग खाते खाते मेस में या कहीं बाहर कनाट पैलेस पे जाते थे, खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन हमेशा आदित्य कुरेदता था, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे करेंगे।
हर बात पर आदित्य का कॉन्फिडेंस बढ़ता ही गया। और निश्चित रूप से मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, भारत के वो सभी विद्यार्थी जो आईएएस बनना चाहते हैं, एकमात्र उदाहरण ऐसा है कि 2 मई 2022 को आदित्य का जब इंटरव्यू हुआ था, एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि इंटरव्यू 26 मई तक होना था, आदित्य का 2 मई को हो गया। अब अगली प्री एग्जाम 5 जून को होनी है। आदित्य का इंटरव्यू अच्छा हुआ, हम संतुष्ट हुए सभी। आदित्य ने और आदित्य के दोस्तों ने रात में नंबर जोड़ लिए और 3 जून को आदित्य से जब मेरी बात हुई सामान कि क्या प्रोग्राम रहेगा, तो कि मैं गांव जा रहा हूं, तो मैंने कहा क्यों, कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा क्या करूं मतलब, कहीं अपना आईपीएस में हो गया, आईआरएस में हो गया, तो क्या प्री एग्जाम दोबारा नहीं देनी। तो ये सभी हंस गए, तीनों चारों हंस गए। आदित्य ने कहा कि अंकल आप जो चाहते हो वो काम हो चुका है। ऐसा कॉन्फिडेंस आज तक कभी मैंने पिछले 25 साल में बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आरएस, आरपीएस, तहसीलदार और स्वयं मैं भी आरएस टॉपर था, इतना कॉन्फिडेंस मैंने आज तक नहीं देखा जो आदित्य में था कि नहीं अंकल अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा अब प्री देने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्फिडेंस जिस विद्यार्थी को जब हो जाएगा 100% उसका आईएएस आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है सफलता के लिए। सर आप आईएएस आरएएस एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जितने भी विद्यार्थी जिन्हें सिविल सर्विस में जाना है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएस हो, आरपीएस हो, सवाल आदित्य का चल रहा है। आदित्य चाहता तो यूपीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करता, आईईएस का फॉर्म अप्लाई कर सकता था, राजस्थान स्टेट में आरएस का फॉर्म अप्लाई करता। लेकिन जिन्हें सिविल सर्विस में जाना है वो पक्का ये तय कर लें कि 1 चॉइस 1 सूट, एक को चुनो और एक कोई गोली मारो। यदि आप बहुत सारी नावों पर पैर रखोगे तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। आदित्य एकमात्र ऐसा विद्यार्थी है मेरी नजर में जिन्होंने न तो यूपीएससी उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरा, नहीं अन्य स्टेटों का फॉर्म अप्लाई किया, नहीं राजस्थान की जब वैकेंसी आई थी 3 साल पहले 2 साल पहले वहां भी कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया। भाई जिन्होंने अपना गोल स्पष्ट तय कर लिया, और मैं बार बार कहता रहता हूं कि संकल्प में कभी कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अब यदि आप संकल्प में विकल्प रखोगे कि नहीं आईएएस में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एसएससी का फॉर्म अप्लाई कर देंगे, नहीं होगा तो पटवारी बन जाएंगे, ये छोटी सोच जैसे ही आ जाएगी तो फिर बड़ी सोच विकसित होती ही नहीं है। आईएएस आरएस विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूं, बड़ा सोचो, बड़ा करो। बड़ा सोचने के कभी पैसा नहीं लगते हैं, जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही मुकाम हासिल होगा निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हम सबको दिया और अपने टिप्स बताए कि किस तरीके से एस्पिरेंट्स आरएएस और आईएएस में सेलेक्ट हो सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आदित्य, थैंक्स टू यू और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत कम उम्र में आईएएस की सिविल सर्विसेज की जर्नी चालू करी है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप कैबिनेट मिनिस्ट्री से जाकर रिटायर हो और पूरे देश को अपनी सेवाएं प्रदान करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। आदि अभी बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा और हमें प्राउड है कि बहुत कम उम्र में जब कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा और बढ़ती जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।